स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 8 और इस पार्ट में आज पढ़ेंगे हम गैस्ट्रुलेशन को। देखिए पार्ट 7 में जो हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट डेवलप किया था, उस ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के डेवलप होने की प्रोसेस को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। और एम्ब्रियो की वह स्टेज जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म यानी 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, उस स्टेज को कहा जाता है गैस्ट्रुला। कैसे ये इनर सेल मास से 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो था ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में एक सिरे पर जो सेल्स का ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल मास के ऊपर की तरफ जो सेल्स थी वो कहलाती थी सेल्स ऑफ रॉबर, जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती थी। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंटर करता था एंडोमेट्रियम में, तब इनर सेल मास के आसपास की सेल्स में तेजी से डिवीजन होता था और ये बन जाती थी सिंसाइसियल और बन जाता था सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। तो यहां पर थोड़ा सा सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट डेवलप कर लेते हैं। ये है सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। बचा हुआ जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कहलाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहां पर जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव कैविटी। फर्टिलाइजेशन के 15 डेज बाद जो इनर सेल मास की वे सेल्स जो कि न्यूट्रिटिव कैविटी की ओर है, ये ग्रुप में सेपरेट होकर एक सिंगल लेयर बना लेती है। सेल्स का ग्रुप में इस तरह से सेपरेशन कहलाता है डिलेमिनेशन। एक्चुअली जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो इनर सेल मास की जो सेल्स हैं इनमें माइग्रेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जब मूवमेंट होता है सेल्स का किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच के पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप करेंगी, तो सेल्स का इस तरह का जो मूवमेंट है गैस्ट्रुलेशन के समय जो होता है, इसे कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या फॉर्मेटिव मूवमेंट। तो यहाँ पर ग्रुप में सेल्स का अलग होकर एक लेयर बना लेना, ये कहलाता है डिलेमिनेशन। तो नेक्स्ट डायग्राम में इसकी कुछ सेल्स को अलग करके एक लेयर की फॉर्म में हम अरेंज कर लेते हैं। ये इनर सेल मास की कुछ सेल्स डिलेमिनेशन से एक लेयर की फॉर्म में अरेंज हो गई। दिस लेयर इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। और बची हुई इनर मास की जो सेल्स होती हैं वो हो जाती हैं कॉलमनर। कॉलमनर यानी कॉलम शेप्ड, स्तंभ जैसी, स्तंभाकार। तो बची हुई सेल्स को हम यहां पर कॉलमनर दिखा देते हैं। ये कॉलमनर सेल्स की जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड इपीब्लास्ट। इस इपीब्लास्ट को जर्मिनल डिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसी इपीब्लास्ट की सेल से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म डेवलप होने वाली हैं। तो मैं इसे जर्मिनल डिस्क या जर्म डिस्क लिख देता हूं। ये जर्म डिस्क जो है ये बनाएगी फ्यूचर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ध्यान दीजिए, इपीब्लास्ट को जर्म डिस्क कहते हैं, और अगर इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों को इकट्ठा बोलें तो इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनल डिस्क। एम्ब्रियोनल डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, हमारा पूरा बॉडी जो है वो इन्हीं 3 टर्म से मिलकर बना है। जैसे हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब एक्टोडर्म से बना है। हमारी सभी बोन्स, मसल्स ये मेसोडर्म से बनी हुई हैं।
हमारा लीवर, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग, हार्ट वॉल की इनर लाइनिंग, ये सब एंडोडर्म से बना है। यानी कंप्लीट बॉडी जो है वो इन्हीं 3 डर्म से मिलकर बनती है। इसीलिए इन 3 डर्म्स यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म को कहा जाता है जर्मिनल लेयर्स। इन 3 डर्म्स बनती किस ऑर्डर में है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डेवलप होती है एंडोडर्म की सेल्स, उसके बाद मेसोडर्म और थर्ड नंबर पर आता है एक्टोडर्म। इसमें एपीब्लास्ट से तो जर्मिनल लेयर्स बनेंगी। जो हाइपोब्लास्ट होती है, ये हाइपोब्लास्ट बनाती है योक सैक। योक सैक अगर रेप्टाइल और बर्ड्स में देखें तो योक सैक जो होता है उस एग में जो भरा हुआ योक है, योक को कवर कर लेता है और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बट ह्यूमन बींग्स में डेवलपिंग एम्ब्रियो तो प्लेसेंटा की हेल्प से मदर से न्यूट्रिशन गेन करता है। तो यहाँ योक सैक जो होता है वो लेस डेवलप्ड होता है। बट ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, पहली बार जहां ब्लड फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर होता है योक सैक। अब थोड़ा सा रफली हम ये भी जान लेते हैं कि एपीब्लास्ट से ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म डेवलप कैसे हुई। अगर हम इस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स को एक लेयर की फॉर्म में दिखाएं, एक सिंपल लेयर की फॉर्म में, लेट ये जो एक रेक्टेंगल है ये है एपीब्लास्ट और एपीब्लास्ट के नीचे की तरफ यहां पर ब्लू कलर से हम बना लेते हैं हाइपोब्लास्ट। सबसे पहले जो एपीब्लास्ट की सेल्स हैं ये मिडिल पार्ट की ओर माइग्रेट करती हैं और मिडिल पार्ट की ओर जब माइग्रेट करेंगी, सब सेल्स इकट्ठा होना शुरू करेंगी तो बीच में सेल्स का एक ढेर बन जाएगा, एक पहाड़ जैसा रचना बन जाएगा, वो कहलाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। और सेल्स का इस तरह का जो माइग्रेशन है सरफेस पर एक पार्ट की ओर, ये कहलाता है कन्वर्जेंट मूवमेंट या कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस से क्या होगा नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। यहां पर बीच की में इस एपीब्लास्ट को थोड़ा सा उठा लेंगे, इसमें थोड़ा उभार दे देंगे। ये वही एपीब्लास्ट, ये हो जाएगी हाइपोब्लास्ट। अब सेल्स में कन्वर्जेंस से जो ये एक कह सकते हैं आउटग्रोथ सी डेवलप हो गई है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाने के बाद ये सेल्स हैं यहाँ पर, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक पर अंदर की तरफ मूव करेंगी। जब सेल्स यहाँ पर अंदर की तरफ मूव करेंगी तब यहाँ पर बन जाएगा एक ग्रूव जो कहलाता है प्रिमिटिव ग्रूव। नेक्स्ट डायग्राम। दिस ग्रूव इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव। अब प्रिमिटिव ग्रूव बन जाने के कारण साइड में 2 फोल्ड्स भी बन जाते हैं, ये फोल्ड कहलाते हैं प्रिमिटिव फोल्ड्स। अब सेल्स इस प्रिमिटिव फोल्ड से होकर एंटर करेंगी इस प्रिमिटिव ग्रूव में और फाइनली ये हाइपोब्लास्ट तक पहुंचकर हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देंगी। यानी हाइपोब्लास्ट की जगह पर अब नई सेल्स डेवलप हो जाएंगी। हाइपोब्लास्ट ड्रॉ कर लें पहले यहां पर थोड़ा सा। जो सेल्स इस तरह से मूव करेंगी अंदर की तरफ, दिस रोलिंग मूवमेंट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। और फाइनली ये रिप्लेस कर देंगी इस हाइपोब्लास्ट को। हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करने पर जो यहां पर नई लेयर बनी है सेल्स की, यही है एंडोडर्म। यानी नंबर 1 लेयर बन गई है यहां पर एंडोडर्म, जो कि सबसे पहले डेवलप हुई थी। इसके बाद सेल्स लगातार अंदर एंटर करती जाएंगी। अब जो सेल्स एंटर करेंगी वो इस एंडोडर्म और इस एपीब्लास्ट की सेल्स जो बची हैं इनके बीच में फैलेंगी। बीच में फैलेंगी तो बन जाएगी अब मेसोडर्म। अब हम यहाँ पर जो हाइपोब्लास्ट का थोड़ा सा पार्ट था, इस हाइपोब्लास्ट को कंप्लीटली हटा देते हैं और बना लेते हैं यहाँ पर एंडोडर्म। दिस इज द एंडोडर्म।
सेल्स में लगातार इन्वोल्यूशन होता जाएगा, ये सेल्स इन्वोल्यूट होंगी, यानी इस प्रिमिटिव फोल्ड से होकर प्रिमिटिव ग्रुप से अंदर आएंगी, फिर ये आसपास के रीजन्स में डाइवर्स करेंगी। ये हो जाएगा मूवमेंट कन्वर्जेंस। प्रिमिटिव फोल्ड से होकर एंटर करना इन्वोल्यूशन, अब प्रिमिटिव ग्रुप से होकर अंदर पहुंचने के बाद फिर से फैलना, ये कहलाएगा डाइवर्जेंस। एक बार तीनों तरह के मूवमेंट्स को एक साथ इनका नाम लिख देते हैं, दिस कन्वर्जेंस, इन्वोल्यूशन एंड दिस डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से एक और लेयर डेवलप हो जाएगी जो इस इपीब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में होगी, ये हो जाएगी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ध्यान दीजिए, जो हाइपोब्लास्ट होती है, इस हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म डेवलप होती है, बट वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म होती है जो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योगसैक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। कुछ बुक्स में सीधा सीधा इस हाइपोब्लास्ट से ही एंडोडर्म डेवलप कर दिया जाता है कि इसी से बन गया है एंडोडर्म, और इपीब्लास्ट से बनता है मेसोडर्म और एक्टोडर्म। बट यहां पर ध्यान रखना है, ये हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाती है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म नहीं। यानी ये हाइपोब्लास्ट है, ये एम्ब्रियो का कोई पार्ट नहीं बनाएगी। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस इपीब्लास्ट से बनने वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले एंडोडर्म बनी, बीच में फिर बन जाएगी मेसोडर्म। अब इपीब्लास्ट की जितनी भी सेल्स बच जाएंगी वो सब सेल्स मिलकर बना लेंगी अब एक्टोडर्म। इस तरह से गैस्ट्रुला में 3 जर्मल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन जाती है और गैस्ट्रुलेशन हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद शुरू होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी इन्हीं 3 टर्म से मिलकर ऑर्गन्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। एनसीईआरटी के अनुसार आपको गैस्ट्रुला का जो है ये इनिशियल नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत का, कि इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है। बट आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन, बॉडी टिश्यूज, इनको ध्यान रखना है। इस लिस्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सी जर्मल लेयर से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फीटल मेम्ब्रेन्स, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को। प्लेसेंटा को अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार हमें फीटल मेम्ब्रेन्स को पढ़ना पड़ेगा, तो हम प्लेसेंटा बाद में पढ़ेंगे पार्ट 10 में, और पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।